नमस्ते। कैसे आप लोग हैं? सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। उम्मीद है कि सब लोग मन से पढ़ भी रहे होंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना। क्या इसके बारे में सब कुछ देख लिए थे, लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले एक प्यारी सी शायरी हो जाए, तब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए क्या कहते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। जो बीत गया उसके लिए रोना नहीं चाहिए। जो समय बीत गया है उसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, जो कोई खास हो तो उसे खोना नहीं चाहिए। जो हमारे लिए कोई खास है तो उसको खोना नहीं चाहिए। अंधेरे में ही चमकते हैं सितारे, अंधेरे में ही चमकते हैं सितारे, हालातों का रोना नहीं चाहिए। हो गया हो गया। इतनी अगर पढ़ाई में ताकत लगा देती तो बड़ी मजा आ जाती। चलिए, यानी कहने का अर्थ है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मतलब कुछ मजबूरियां हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं। ये हालात का रोना हमें नहीं चाहिए। हमें पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या है कि नहीं? तो आज हम लोग मेरे शेर पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 9th का परमाणु संरचना चैप्टर जो है रसायन का, जो हम लोग भारतीय भवन से पढ़ते हैं। तो भारतीय भवन का चैप्टर नंबर 4 है, उसका नाम है परमाणु संरचना, है कि नहीं? तो उसके बारे में हम लोग पहले परिचय पात्र हो चुका है कि परमाणु की संरचना के बारे में, कि भाई उनके कौन कौन से मौलिक कण हैं और क्या क्या उसका नाम था, ये सब बात देख लिए थे ना। तो आज हम लोग लास्ट पॉइंट है उसका, और लास्ट वीडियो बनेगी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का। तो दिल थाम के बैठिए और कहता क्या है सो देखते हैं हम लोग बारी बारी से। क्या देखिए, क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कौन से प्रायोगिक प्रमाण निर्देशित करते हैं कि, माने कौन सा ऐसा प्रायोगिक प्रमाण है जिससे ये पता चलता है कि कैथोड किरण में द्रव्यमान होता है। माने कैसे आप पता करेंगे कि कैथोड किरण जो निकलती है ना, उसमें ना कुछ वजन होता है। कैसे पता चला था? तो हम लोग पढ़े थे कि जे टॉमसन साहब ने कैथोड किरण की खोज की। खोज हो गया, चलो बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी था। फिर उन्होंने सोचा कि इसके बारे में कुछ जानकारी हो चाहिए। तो जानकारी रखने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक विसर्ग नली ली थी। जैसे ये विसर्ग नली थी हमारी, ऐसी वाली ना हो। यहाँ पर दिए थे कौन सी प्लेट, कैथोड। यहाँ पर कौन सी दिए थे, एनोड। और कैथोड से जग जा रही थी किरण, इसी के मार्ग में क्या रख दिए थे, एक हल्के पाद चक्र रख दिए थे, है कि नहीं? तो जैसे रखा तो उन्होंने देखा कि ये क्या करने लगे, घूर्णन करने लगे। घूर्णन करने से ये साबित हुआ कि अगर किरण होती तो कोई बात नहीं था, वो तो सीधे चली जाती। ठीक है, छाया बनती है, अलग बात है। लेकिन वो घूर्णन कर रही है, नाच रही है, इसका मतलब है कि इस किरण में कोई कण है, और वो कण ना क्या करती है, इसको ठोकर मारती है। ठोकर मारने के कारण क्या होती है, वो नाचने लगती है। अर्थात किरण में क्या होता है, द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, फिर कैसे लिखेंगे समझेंगे। लिखेंगे कैथोड किरण में द्रव्यमान होती है। इसके लिए हम क्या किए, जे टॉमसन साहब ने क्या किया। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि जे टॉमसन साहब ने क्या किया, कि विसर्ग नली लिया। अब विसर्ग नली में जब कैथोड से किरण जाने लगी थी, तो उसके मार्ग में क्या रख दिया था, पाद चक्र। तो वो घूमने लगी। तो इससे पता चला कि अगर किरण होती तो सीधे चली जाती, लेकिन किरण में क्या था, कण था। कण में वजन था, जिसके कारण वो ठोकर मारा, और ठोकर मारने के कारण क्या होने लगी, नाचने लगी। बड़ी सुंदर बात। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बराई भी आई क्वेश्चन सब है। अच्छा, एक चीज और, कैथोड किरण में आवेश होता है, ये कैसे पता चला? कैथोड किरण का खोज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आवेश होता है, ये कैसे पता चला? तो उन्होंने क्या किया था कि विसर्ग नली लिया। क्या हो भैया? अच्छा ठीक है, इसको ले गए कहाँ, विद्युतीय क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में इधर रख दिए माइनस माइनस माइनस, इधर रख दिए प्लस प्लस प्लस, यही रख दिए थे। ठीक है, कैथोड से जब किरण निकली तो ऐसे जैसे जा रही थी, तो सब भाग गई किधर की तरफ, प्लस की तरफ। तो इस पर जे टॉमसन साहब कहे कि देखिए, अगर उनमें कोई दूसरा रहता तो उधर नहीं जाता, ऋण है तो किधर की तरफ गया है, धन की तरफ। ऋण तो धन की तरफ। एक आवेश दूसरे आवेश के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी ऋण धन की तरफ आकर्षित, और धन ऋण की तरफ। ऋण ऋण की तरफ नहीं होता है, धन धन की तरफ नहीं होता है, ऋण धन की होता है संयोग। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये किस कण का था, ऋण कणों का था, इसीलिए किस में चला गया, धन की तरफ। अर्थात वो आवेशित कणों की बनी होती। फिर से देखते हैं,
एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैथोड किरण में आवेश होती है, इसके लिए प्रयोग। तो लिखेंगे जे टॉमसन साहब ने जब कैथोड किरण मतलब विसर्ग नली को जब विद्युतीय क्षेत्र में ले गए, तो ले जाने के बाद उन्होंने देखा कि जितनी भी किरण थी जो सीधे जा रही थी, अब वो धन की तरफ मुड़ना शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि वह आवेशित कण ऋण आवेशित कणों की बनी हुई थी। एनी डाउट्स? नेक्स्ट नंबर। अब देखिए कैथोड किरण में ऊर्जा होती है, तो कैथोड किरण में ऊर्जा होती है इसका मतलब क्या? वही बात, जब उसने कैथोड किरण के मार्ग में जब क्या रख दिया, हल्के पाद चक्र रख दिया, तो वह घूर्णन करने लगी। तो उन्होंने कहा कि यह घूर्णन करना ये साबित करता है, घूर्णन करना ये साबित करता है कि उसमें आवेश के साथ साथ क्या है, धक्का दे रहा है, यानी ऊर्जा है। क्या भाई? ऊर्जा, जिसके कारण वह मूविंग कर रही है। अगर ऊर्जा नहीं होती तो मूव करता वो? टॉर्च बार देंगे ताकि पंखी घूमने लगेगी? नहीं नहीं, उसके अंदर में कोई किरण है जिसके कारण वो घूर्णन करती है। बउआ जी ध्यान दीजिए ना, पे अटेंशन। पढ़ने का मजा का मतलब सीखने का मजा ना है भाई। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैथोड किरण के मार्ग में क्या रख दिया, हल्के पादचक्र रख दिया, तो वो क्या करने लगी, मूव करने लगी। इससे ये पता चलता है कि वो किरण में द्रव्यमान है, ऊर्जा है। आगे, कैथोड किरण सभी पदार्थों के मौलिक अवयव हैं। देखिए उन्होंने कहा कैथोड किरण ना सभी पदार्थों के मौलिक अवयव है। कैसे? तो देखिए हमने बताया था आपको कि जब उन्होंने विसर्ग नली का खोज कर दिया था, नहीं कर दिया था, तब पहले तो तांबा का दिया था, प्लेट तांबा का दिया, बाद में चांदी दिए, तांबा दिए, टीन दिए, बदल बदल के, है ना। फिर उसके तापमान को कम बेस करके देखे, फिर उसके विभवांतर को कम बेस करके देखे, उसके वायुदाब को कम बेस करके देखे, सारा प्रोसेस किए ना, एक के चीज उनको समझ में आया। कौन चीज? तो 100 बेर में कैथोडिक किरण निकली, कैथोडिक किरण निकली, कैथोडिक किरण निकली। इसका मतलब उसके अंदर में जो कण है उसको कुछ नाम रख देना चाहिए, तो रख दिए इलेक्ट्रॉन। और कहे कि सब में है, तांबा में भी है, जस्ता में भी है, चांदी में भी है, सोना में भी है, आधार पदार्थ के मौलिक कण है, ये बात कह दिए, है ना। क्यों? क्योंकि सब में था, इसीलिए। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं, लिखेंगे कैथोड किरण पदार्थ के मौलिक अवयव हैं। इसके लिए जे टॉमसन साहब ने क्या किया, उस किरण के उस किरण के मार्ग में, उस किरण के मार्ग में अलग अलग धातु, अलग अलग आवेश पर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। कभी तांबे, कभी जस्ता, कभी सोने, कभी चांदी, कभी नहीं, ऐसे करके धातु देते रहे और प्रयोग करते रहे। अंत उन्हें क्या निकला, अंत उन्होंने क्या देखा कि सभी में कैथोड किरण निकलती है, सभी में कैथोड किरण निकलती है, अर्थात कैथोड किरण क्या है, उसका मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन उसका मौलिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आशा। चलते हैं अब दूसरी की तरफ। निम्नलिखित आविष्कारकों द्वारा कैसे प्रदर्शित होता है कि डाल्टन का परमाणु नियम गलत है? रे भाई रे सुनना, अगला क्वेश्चन क्या कहा हमसे कि आप कैसे बताएंगे, आप कैसे बताएंगे कि डाल्टन के परमाणु नियम क्या है, गलत है। तो देखिए सबसे पहला नियम डाल्टन साहब क्या कहा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, ये सूक्ष्म कण अविभाज्य होते हैं, वो कर नाम रखा उन्होंने परमाणु। ए लड़का जाओ नीचे पर, ऐ दाई जो नीचे पर जाओ, भागो। हाँ, तो देखिए डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। अब क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जे टॉमसन साहब, वो परमाणु को ऐसा तोड़े कि पूरा बुकनी कर दिए। परमाणुओं को तोड़ के कहे भैया परमाणुओं से छोट कौन है, एक नाम है इलेक्ट्रॉन। गोल्डस्टीन साहब आए और वो भी तोड़ दिया, क्या परमाणुओं से छोट है, एक नाम है प्रोटॉन। डाल्टन का सिद्धांत नहीं गलत हो गया? तो वही कह रहे हैं। देखिए सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित आविष्कारकों द्वारा कैसे निर्देशित होता है कि डाल्टन के परमाणु नियम अपर्याप्त हैं? तो नंबर 1 कैथोड किरण। लिखेंगे डाल्टन साहब के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जब जे टॉमसन साहब ने कैथोड किरण की खोज कर दी और उन्होंने साबित कर दिया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता, परमाणु का भी एक छोटा कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और इस आधार पर डाल्टन का यह सिद्धांत गलत हो गया। नंबर नेक्स्ट, नाभिक। डाल्टन साहब के दूसरा नियम, उन्होंने कहा था
कि परमाणु में कण जो है वो समान रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी कण जो है समान रूप से एक रंग से रहते हैं, सब जगह एक रंग से, है कि नहीं, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा नहीं, एक रंग से। ऐसा कहा था कौन? डाल्टन साहब। परमाणु में जो कण होते हैं वो समान रूप से विद्यमान रहते हैं। लेकिन जब रदरफोर्ड साहब ने सोने के पत्ती पर अल्फा कण से प्रहार कर दिया तो किनारे किनारे से अल्फा कण तो पास कर गई, और केंद्र में गई तो रिटर्न हो गई। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि ऐसे स्वर्ण पत्ती है, मान लीजिए ऐसे, इधर से आ रहा था कौन? अल्फा कण। कौन आ रही थी? अल्फा। एक किनारे से तो निकल गई, आ केंद्र में गई कि लौट गई। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि किनारे में तो हल्का हल्का कण होगा, वह से पार कर गई, अब बीच केंद्र में कोई भारी कण होगा जिकरा पार नहीं कर पाई। अर्थात परमाणु के केंद्र में भारी कण होते हैं, यानी नाभिक होते हैं। जैसे ही खोज कर दिए रदरफोर्ड साहब कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत हो गया। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट नंबर, एनोड किरण। डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होती है, लेकिन जैसे ही गोल्डस्टीन साहब ने एनोड किरण खोजा, और किरण के अंदर में एक कण था जिसका नाम रखा प्रोटॉन, कहा परमाणु से भी क्या होता है बुआ? छोट। इसका मतलब है परमाणु क्या है? विभाज्य है। और डाल्टन का है तो उनका ही सिद्धांत। किसी भाई को दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझना थोड़ा सा, मजे से पढ़ेंगे हम लोग। थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन ईएम निर्धारित कैसे बहुत अर्थपूर्ण साबित हुआ, यद्यपि उन्होंने द्रव्यमान और आवेश का निर्धारण नहीं किया था। देखिए ये जे थॉमसन जो थे, उन्होंने बस हंसा देती है तू लोग। जब थॉमसन साहब ने विसर्ग नली में विभिन्न धातु के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया तो सभी पदार्थ में ई और एम का द्रव्यमान एक ही पाया। इससे सिद्ध होता है कि यह सभी पदार्थ के मौलिक कण हैं, ऐसा उन्होंने साबित कर दिया था। मतलब नहीं समझे? देखिए पहले वो विसर्ग नली बनाए, देखिए उनको थोड़ी कुछ पता था, ये अंदाजे हुआ है, अंदाजे है ना, बना लिए। एकरा में एगो तांबा का प्लेट रखे, शुद्ध तांबे का नाम रख दिया कैथोड। फिर इधर एगो रख दिए एनोड, है कि नहीं, इसका नाम रखे एनोड, ये अशुद्ध तांबे का था। कोई दिक्कत? इसको जैसे उच्च विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ दिया करंट से, फटाफट इधर से एगो निकल के भागने लगा, जा रही है। जब उन्होंने देखा आश्चर्य हुआ, ए सर ओकरा में कुछ है का रे भाई, जा रहा है उधर दौड़ल। एक नाम रखे कैथोड किरण, रख दिए। एक बारे में और जानने की कोशिश किए, तब पहले तो इसमें एगो हल्के पाद चक्र रखे तो घूमने लगी। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इसमें किरण नहीं कण है कोनो न कोनो। फिर ले गए विद्युत क्षेत्र में तो धन की तरफ मुड़ गई, तो उन्होंने कहा ऋण आवेशित कण है। इतना बात तो ठीक था, बड़ा सिंपल बात था। उनका दिमाग रुकने वाला नहीं था, खोपड़ी में कुछ गुद्दा नहीं था, पूरा मशीन भरल था उनका, है कि नहीं। वो सोचे कि तांबा के साथ ऐसा होता है क्या, इसके प्लेट की जगह पर अगर हम चांदी रख दें तो कुछ होगा क्या? तो चांदी रख के प्रयोग करके देखे, तो फिर वही देखे कि जितना द्रव्यमान पहले था उतने द्रव्यमान अभी भी है। आवेश इलेक्ट्रॉन था तो अभी भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी आवेश ऋण है तभी भी ऋण है, यानी प्लेट धन की तरफ मुड़ी है। अब वो क्या कर दिए, यहाँ पर सोना का लगा दिए प्लेट, तो सोना का लगाए तो फिर देखे कि वही बात, फिर धन की तरफ मुड़ गई सब, तो कहा ऋण आवेशित कण है। वजन मापे तो वही बात, ऐसे करके बदल के, कभी तांबा कभी टीन कभी जस्ता, है कि नहीं, ऐसे बदल के ये प्रयोग करना शुरू कर दिए। प्रयोग करने के बाद जब 10-20 को कर लिए तो अब निष्कर्ष कर लिए कितनों रखिएगा ना, तो 100 में वही इलेक्ट्रॉन वही आवेश वही द्रव्यमान होगा, वही आवेश वही द्रव्यमान होगा। अर्थात ये जो कण निकला है ना, इस सब पदार्थ में है, ये कण जो निकला है पदार्थ के मौलिक कण है, ऐसा कह दिए थे कौन? थॉमसन साहब। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र का प्रयोग सविस्तार वर्णन कीजिए। हे भाई, रदरफोर्ड साहब के
प्रायोगिक वर्णन करना है थोड़ा सा विस्तार से, तो लिखेंगे रदरफोर्ड साहब ने नाभिक का प्रयोग किया, खोज किया था। किसका खोज किया था? इसके लिए उन्होंने क्या किया था सुनिएगा, एक पतले स्वर्ण पत्थर लिए, एक पतले स्वर्ण पत्थर, उस पर रेडियो एक्टिव तत्व के अल्फा कणों से उन्होंने क्या करवाया? प्रहार कराया। किससे प्रहार किया भाई? अल्फा कण से। जैसे प्रहार किया तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे किनारे से निकल रही थी तो सीधे सीधे निकल गई, लेकिन जैसे वह केंद्र में गई यहां से वह रिटर्न हो गई, यहां से वह रिटर्न। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के नाभिक में कोई भारी कण है, केंद्र में कोई भारी कण है जिसको अल्फा कण प्रहार मतलब छेद नहीं कर पाती है, लेकिन किनारे किनारे कोई हल्की कण है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अनवरत रूप से चक्कर लगाती रहती, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अनवरत रूप से चक्कर लगाती। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे थे? 4 नंबर पढ़ रहे थे ना। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्या है कि नहीं? आपके दिल और दिमाग में हम तो जरूर छा जाएंगे, हम नहीं छा जाएंगे, हमारी वीडियो, हमारी कहानी, हमारी बातें पर छाएगी। चलते हैं तो हम लोग पढ़ के देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा? बोर ब्यूरी योजना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस व्यवस्था में Na सोडियम और क्लोरीन 17 का विन्यास लिखना है। बोर ब्यूरी योजना मालूम है? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि भैया जे टॉमसन साहब ने हमें कह दिया था कि परमाणु में जो कण है वो इस तरह से तरबूज के बीज की तरह फैले हुए हैं। तरबूज जो लाल वाली है ये क्या है? उसका तरबूज है, और अंदर में जो है वो करिया करिया बीज जो है, इसी तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन छाए रहते। ऐसा कहा था कौन? जे टॉमसन साहब। बाद में रदरफोर्ड साहब ने कहा कि ना 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 ना, गलती बात गलती बात गलती बात। केंद्र में एगो भारी कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर अनवरत रूप से चक्कर लगाती रहती है। तब आए नील्स बोर आए और उन्होंने कहा कि ए भैया ये गलती बात है। आप गौर करके देखिए ना, अगर परमाणु लगातार चलेगी, इलेक्ट्रॉन चलेगी, तो एक समय आएगी तो कूदिए जाएगी, केंद्र में ऊर्जा कमेगी तो गिर जाएगी, परमाणु का संरचना खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि देखिए बात तो रदरफोर्ड साहब ने जो कहा है वो तो ठीक है कि केंद्र में भारी कण तो होते ही हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाती है। ये बात कह दिया कौन? नील्स बोर। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाती रहती, जिसका नाम भी रखा उन्होंने KLMN। उन्होंने कहा अगर किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अगर जाननी हो, उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दे दिया 2n², जहां पर n क्या है? कक्षा की संख्या। अगर मान लीजिए हमें तीसरी कक्षा की निकालनी होगी तो 2, इसके जगह पर देंगे 3 का स्क्वायर, 2 3 3 9, 9 दुनिया 18, यानी तीसरी कक्षा में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 18 डाल सकते हैं। ये बात किसने बताया था? नील्स बोर। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं समझ में आया है तो देखो मेरे भाई, आ जाओ क्लोरीन पर। क्लोरीन कितना परमाणु संख्या भाई? 17 होती है। तब पहली कक्षा में ज्यादा ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग? दूसरी में कितना देंगे? तीसरी में कितना देंगे? काहे लगी? क्योंकि हमारे पास 7 को बचता है, ये तो दे देते हैं। सोडियम की बात करेंगे, Na सोडियम, इसकी परमाणु संख्या 11, पहली में कितनी जाएगी? दूसरी में कितनी जाएगी? कितनी बच गई? अब एक डाल दो। हो गया? किसी को डाउट्स? आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नील्स बोर की बोर ब्यूरी योजना। उन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती रहती, उसका नाम रखा KLMN। और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए सूत्र दिया उन्होंने 2n²। इससे पता चलता है कि ये बोर ब्यूरी योजना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिल थाम के बैठिए, सामने उपस्थित हो गई है क्वेश्चन नंबर 6। किसी तत्व की परमाणु संख्या आप क्या समझते हैं? परमाणु संख्या की मौलिक विशेषता, इसकी क्या मतलब क्या? अरे भाई पूछा जा रहा है आपसे, हमसे पूछा कि परमाणु संख्या कहते किसको यार, कैसे बताओगे? ए भैया, कोनो परमाणु तू ले ला, तोरे जितना इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ला वही परमाणु संख्या, या जितना प्रोटॉन दिखाई पड़ला उतरे क्या संख्या? परमाणु संख्या। यानी तीनों बराबर होती है। कौन कौन? प्रोटॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या, या परमाणु संख्या। तो अगर कोई पूछे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या जो प्रोटॉन की संख्या होगी वह उसकी परमाणु संख्या कहलाती है।
अब आगे कह रहा है परमाणु संख्या परमाणु के मौलिक विशेषता है। तो देखिए परमाणु संख्या समझेंगे, परमाणु संख्या यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब परमाणु के कण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर। माने उसका जो गुण होता है वो किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पर। अर्थात तो उसका मौलिक विशेषता है। और उसकी क्या है? लिखेंगे किसी भी परमाणु की जो विशेषता है वह उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, अर्थात वही उसकी क्या है? परमाणु संख्या है, अर्थात उसके गुण उस पर निर्भर करते। कितने क्वेश्चन है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 छूट गया क्या? सॉरी 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 सॉरी, देखो लाइन काट दो, पंखा बिजली शायद नहीं है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? इसकी मॉडल की त्रुटियां क्या है? तो लिखेंगे रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल, उन्होंने क्या बताया था कि जब उन्होंने स्वर्ण पत्थर पर क्या किया था भाई? अल्फा कण से पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि केंद्र में कोई भारी कण होती है, वो प्रोटॉन और क्या होती है? न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अनवरत रूप से चक्कर लगाती रहती है। इसे कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर सुनिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड साहब ने पतले स्वर्ण पत्थर पर जब रेडियो एक्टिव तत्व के अल्फा कण से प्रहार किया तो पाया कि किनारे किनारे से वह निकल गई, लेकिन केंद्र में जैसे अल्फा कण गई तो वहां से रिटर्न हो गई। इससे यह साबित होता है कि केंद्र में कोई भारी कण है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अनवरत रूप से चक्कर लगाते रहते। इसको कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है कि नहीं? आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरण की नली का प्रायोगिक उपयोग। देखिए कैथोड किरण हो या एनोड किरण हो उसके बारे में लिखना है आपको। प्रायोगिक उपयोग का मतलब है 2-4 लाइन उसके बारे में लिखना भाई। तो लिखेंगे सबसे पहले जे टॉमसन साहब ने, कौन थे उनका नाम? जे टॉमसन। एक वंद विद्युत विसर्ग नली लिया। क्या लिया? वंद विद्युत विसर्ग नली, ठीक है। इसमें वायु चूसक पंप से इसके सारे गैस को खींच के क्या कर दिए? बाहर कर दिए। हो गया। अब इसमें एक तांबे की शुद्ध प्लेट लिया, उसका नाम रखा कैथोड, और जस्ते अति तांबे का एक अशुद्ध प्लेट लिया, क्या रखा? एनोड। और इसको उच्च विभवांतर, उच्च विभवांतर, विभवांतर कितना भाई? तो 10,000 वोल्ट, वायु दाब कितना? 0.5 mm, 0.05 mm पर उन्होंने क्या किया? जब विभवांतर से बैटरी से धारा इन्होंने दिया तो देखा कैथोड से एक किरण निकली और एनोड की तरफ जा रही थी, है ना। फिर उन्होंने कहा कि देखिए अगर इधर की ओर जा रही है तो इसके मार्ग में उन्होंने हल्के पाद चक्र रख दिया तो घूमने करने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर घूम रही है इसका मतलब है कि यह किरण होती तो नहीं घूमती, इसके भीतर में कोई कण है जो उसको क्या कर रही है? मूविंग करा रही है ना, ठोकर लगा रही है, बल लगा रही है, अर्थात उसके में ऊर्जा होती है, उसके में द्रव्यमान होता है। जब उन्होंने विद्युत क्षेत्र में ले गया तो वह धन की तरफ मुड़ गई, इससे उन्होंने कहा कि ऋण आवेशित कण होगी। समझ रहे ना? इस तरह से उन्होंने प्रायोगिक प्रदर्शन दिया था। नेक्स्ट नंबर चलेंगे। बड़ी क्वेश्चन सुंदर है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, आपको परिचय पत्र हुआ भी होगा इससे पहले। नहीं, हम लोग परिचय पत्र कराए थे आपको। जब मेहमान लोग आते हैं तो हम लोग परिचय पत्र कराते हैं। नया मेहमान थे हमारे क्लास का, समस्थानिक किसे कहते हैं, क्या है कि नहीं है? तो समस्थानिक किसे कहते हैं समझ रहा है ना? कि देखिए कार्बन है, ये 6 है, ये 6 है, और ये 12 है, और ये 14 है। ये दोनों क्या भाई? समस्थानिक है। यानी वैसी परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक पढ़े थे हम लोग, कोबाल्ट के 2 समस्थानिक पढ़े थे, इसके बाद हम लोग यूरेनियम के 2 समस्थानिक पढ़े थे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े थे, नहीं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, याद है ना? तो इस तरह से हम लोग कार्बन की समस्थानिक समझ गए। तो आपसे पूछा जा रहा है समस्थानिक किसे कहते हैं, तो वही लिखेंगे वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं परमाणु संख्या। जैसे कार्बन के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक, आयोडीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक, कौन से होगा था? चलिए दुइये को तो पूछना है, हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन। समस्थानिक और संभारिक में अंतर। देखिए 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 कैसन क्वेश्चन पूछ दिया, एकदम बउआ वाला। समस्थानिक और संभारिक में अंतर, तो दोनों लिख देंगे पहले उदाहरण, नहीं जाकर ऐसे करके उदाहरण। एगो लिख देंगे C 6 6,
12 14, एगो लिख देंगे CN 6 7, अब 14 14, लिख देंगे परमाणु संख्या समान आ द्रव्यमान भिन्न भिन्न, तो समस्थानिक। अब परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान समान, संभारिक। समान भार होगा तो अब देखो ना, देखने से नहीं पता, नीचा वाला में दोनों बराबर, में होने में दोनों बराबर, ऊपर वाला, तो ओकर मतलब भार बराबर, एकरा में नीचा के पुछरी बराबर, यानी कि परमाणु संख्या बराबर। अब लिखने दीजिएगा पुछरी बराबर। देखिए हमारी आरुषि हंस रही है, सॉरी ठीक रहेगा, पुछरी लिख देंगे तो बताइए है तो क्या करेगी। चलिए अब आगे चलेंगे। तो संभारिक समस्थानिक समझ गए ना। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान, संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान। अच्छा अरे इंड हो गया, अरे इतने क्वेश्चन है क्या? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बच गया है। कैथोड तथा एनोड किरण के अध्ययन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किस प्रकार की गई? अरे भाई नहीं बताए थे कि जे टॉमसन साहब थे चाहे गोल्डस्टीन साहब, कोनो का किए पहले कैथोड किरण का खोज कर लिए, तो किरण खोज हो गया तो उसके बाद उनको कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो पहले ही बता दिए उनका दिमाग थोड़ा ही था, गुद्दा नहीं था, में सब में मशीनें भरल था। उनके दिमाग में आया कि एकरा में कुछ गुण उन है कि नहीं है भाई, तो उका की सबसे पहले वो घिरनी ले गए, फिर की अपना लोग नहीं बच्चा में नचाते थे, याद है? तार के पत्ती वाला, तार के पत्ती में वो भोग के थी तौर, हाँ लेके दौड़ते थे कि गिनगिनाने लगता था, वैसे नहीं हल्का वाला, हाँ हाँ वैसे हल्का वाला वो ले करके और वो मार्ग में रख दिए तो वो घूमने लगी। आज जैसे घूमी रे भैया तो वो कह दिए कि देखो घूम रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहा है कि एकरा में कोनो कण है, कण के कारण वो ना मूव हो जाता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, क्या है कि नहीं? जैसे देखे है ना डीजे जब आता है तो मन का जाता है तनी, है कि नहीं? लचकाने का की कमर। चलिए एगो देखे, एगो शॉर्ट वीडियो में दिखाया हुआ था, दो बहन थी छत पर से देख रही थी, हाँ डीजे नीचे बज रहा था, लोग नाच कर रहा था, तो बड़की तो तनी स्थिर से थी, छोटकी को मन हुआ था नाचने का, तो तनी पीछे हो गई बड़की बहन के पीछे, तनी एना ना करके फिर जो है जल्दी से ना सीधा होकर झाड़ झूड़ के पहुंच गई उधर। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे कि जो डीजे का नाच होता है थोड़ा सा मन झुमा ही देता है के। चलिए तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। विशेष हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत। और अगला चैप्टर से हम लोग कल मिलेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारा परमाणु संरचना वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अगले दिन आएंगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन चैप्टर है हमारा, चैप्टर का 5वां, तब मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।